Myself, Dr. Vinod Kumar Swami, Associate Professor in Department of Kumar Bharte, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन और है, दैट इज़ डेंगू, और इसको हम डेंगू फीवर भी बोल सकते हैं। डेंगू काफ़ी आजकल कॉमन है, इसलिए आज हम इसकी बात करने वाले हैं। जो डेंगू फीवर है, ये जो डेंगू फीवर है एक प्रकार का नॉन स्पेसिफिक फेब्राइल इलनेस से लेकर फेटल या फेटल हेमरेज डिजीज तक होता है। साधारण भाषा में यूँ कहें तो सामान्य से एक बुखार से लेके और एक खतरनाक हेमरेजिक या रक्तस्राव जन्य व्याधि है। इसका जो मुख्य जो कारण है वो एक वायरस होता है, और ये वायरस है एक वेक्टर के द्वारा फैलता है या एक वाहक के द्वारा फैलता है। अब इसको जो वाहक है या जो फैलाने वाला जो पॉजिटिव एजेंट है वो आपका एक मॉस्किटो है, और उस मॉस्किटो का जो नाम है दैट इज़ एडिस एजिप्टाई। अब ये जो एडिस एजिप्टाई है, यही जो ये वायरस होता है, इस वायरस को पेशेंट तक पहुंचाता है। जब ये मच्छर पेशेंट्स को काटते हैं तो सलाइवा के माध्यम से ह्यूमन बॉडी में ये प्रवेश कर जाते हैं। ये जो पॉजिटिव एजेंट है हमारा दैट इज़ आर्बोवायरस, ये इसकी जो फैमिली है दैट इज़ फ्लेवारिडी। इसकी जो हैं 4 प्रकार के सीरोटाइप पाए जाते हैं, डेंगू 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 प्रकार के इसके सीरोटाइप्स होते हैं। इसका जो ट्रांसमिशन है मच्छर के काटने से होता है, ट्रांसमिशन थ्रू, वो भी विशेष तौर से फीमेल एडिस मॉस्किटो हो उसी के काटने से ही फैलते हैं, और उसी जो मच्छर है उसमें इसके लार्वा पाए जाते हैं। इसके जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 8 से 10 दिन होता है, या यूँ कहें कि यदि एक इफेक्टेड जो मच्छर है यदि किसी पर्सन्स को काटता है या किसी महिला या पुरुष या बच्चे को वो काटता है तो उसको 8 से 10 दिन के अंतर्गत उसको फीवर होने के चांसेस हैं, दैट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। अब थोड़ी सी हम इस वेक्टर की भी बात करें, दैट इज़ एडिस एजिप्टाइन। डोमेस्टिक डे बाइटिंग मॉस्किटो है, जनरली हमारे घरों में पाया जाता है, दिन के समय ये काटता है, और काटने का जो इसका उद्देश्य है दैट इज़ फीड, अपने पोषण के लिए ये ट्राई करता है, ब्लड सक करने के लिए। और इसकी जो ब्रीडिंग है या इसके जो स्पोर हैं या इनकी जो संततियां हैं वो स्टोर वाटर में होती है। जैसे हमारे घरों में कूलर है, छत पे कोई पानी की टंकी रखी हुई है, ओपन जो वाटर वाले हैं या जो नालियां हैं उनमें ये देखने को मिलता है। और इसकी जो रेंज है, उड़ने की जो क्षमता है वो ज़्यादा नहीं होता, शॉर्ट फ्लाइट रेंज है। तो या यूँ कहें कि बहुत जो ऊंची बिल्डिंग होती हैं उन बिल्डिंगों में होने के चांसेस कम हैं। और जब ये काटता है तो एक ही समय में एक बार में एक ही परिवार के कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, मतलब एक परिवार में बहुत सारे लोगों को एक साथ डेंगू हो सकता है। वही मच्छर है रिपीटेड अनेक पर्सन्स को अलग अलग टाइम पे काट देता है, तो उसको डेंगू होने के चांसेस हैं। अब इस मच्छर की यदि हम बात करें तो ये ब्लैक एंड वाइट इसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स होते हैं, धारियाँ होती हैं, और टांगों पे भी देखने को मिलती हैं। दिन के समय ही ये काटता है, और इसके जो अंडे हैं साफ़ सुथरे और जो रुका हुआ पानी होता है उसमें पाए जाते हैं, गंदे पानी में देखने को नहीं मिलता। अब हम बात कर रहे हैं डेंगू फीवर की। जब ये डेंगू का जो वायरस जब ब्लड में पहुंच जाता है तो 8 से 10 दिन में ये अपना मल्टीप्लिकेशन करता है और ब्लड के माध्यम से होल बॉडी में फैल के और एक जनरलाइज सिम्टम डेवलप करता है। सबसे पहले पेशेंट को फेब्राइल फेज आती है। ये फेब्राइल फेज है 2 to 7 डेज़ की होती है, मतलब पेशेंट को फीवर रहता है, और फीवर की भी जो नेचर है दैट इज़ हाई ग्रेड फीवर, बहुत ही तेज़ बुखार होता है। सेकंड इज़ फेशियल फ्लशिंग, चेहरा आपको ऐसा नज़र आएगा कि जैसा चेहरा एकदम लाल हो रखा है, गुस्से से जैसे लाल हो रखा है, ऐसा आपको चेहरा फ्लश दिखेगा। स्किन पे भी आपको छोटे छोटे रैसेस या दाने दिखाई देंगे, दैट इज़ स्किन एरिथेमा। पेशेंट जो है बॉडी एक की कंप्लेंट करेगा, बैक एक की कंप्लेंट करेगा, हेड एक की करेगा, जॉइंट्स में पेन है तो आर्थराल्जिया है, मसल्स में पेन है तो मायल्जिया है,
तो अनेक प्रकार के दर्द आपको देखने में मिलेंगे। यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो 3 सिम्टम हमारे सामने आए हैं। एक फीवर आया है, दूसरा रेसेस है और थर्ड इज़ पेन। तो 3 सिम्टम आपके पास ये विशेष तौर से देखे जा रहे हैं। इनके अलावा भी हमारे पास इसमें और सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। डेंगू से जो अफेक्टेड पर्सन है वो एनोरेक्सिया से प्रभावित हो जाता है। दैट मीन्स अरुचि, भोजन में कोई रुचि नहीं होती है या यूँ कहीं खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। नोजिया एंड वोमिटिंग जो भी खाता है, फिर यहाँ तक कि कई बार ये देखने में भी आया है जैसे फ्लूइड भी इनटेक करते हैं, मिल्क लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो वो भी नोजिया जैसा मन या वोमिटिंग भी हो सकती है। तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस प्रकार के पेशेंट में ड्यू टू वाटर लॉस, नोजिया एंड वोमिटिंग से, और अनदर इज़ हाई ग्रेड फीवर से इवोपोरेशन के माध्यम से भी वाटर लॉस होता है। तो इस प्रकार के जो पेशेंट हैं उनमें डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी, दैट इज़ पॉजिटिव टर्निक्वेट टेस्ट। अब व्हाट इज़ टर्निक्वेट टेस्ट क्या है? तो एक हमें पेशेंट का सबसे पहले ब्लड प्रेशर नोट करना है। उसके दोनों ब्लड प्रेशर हमें नोट करने हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो मान लीजिए एक पेशेंट का 120/80 यदि ब्लड प्रेशर आ रहा है, दोनों के मिड का मतलब अर्थात 100 mg के लेवल पे आपको उसको कफ या बेल्ट उस पर बांधना है। तो लगभग 1-2 मिनट आप उस कफ को बांधे रखते हैं और फिर उसके बाद में यदि इस कफ को खोला जाता है तो क्या हमें जो क्यूबिटल फोसा है वहाँ पे रेसेस डेवलप मिलेंगे। अब वो रेसेस कितने हैं ये इम्पोर्टेंट है। 1 सेंटीमीटर आवर एरिया में यदि 10 की संख्या से यदि ज़्यादा रेसेज नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ पॉजिटिव टर्निक्वेट टेस्ट। अब ये होता क्या है टर्निक्वेट टेस्ट पॉजिटिव में, ऐसा क्या होता है? तो ये कह रहे हैं जब आप ब्लड प्रेशर को मेंटेन करोगे 100 पे, जब दबा के रखोगे तो ब्लड ऊपर नहीं जा पाता है और वो जो कैपिलरीज हैं वो रप्चर हो जाती है। दैट इज़ कैपिलरी फ्रिजिलिटी टेस्ट। तो कैपिलरीज की फ्रिजिलिटी इसमें चेक की जाती है। तो आपकी त्वचा पे दाने मिलेंगे क्योंकि जो कैपिलरीज है उससे फ्लूइड और ब्लड लीक हो जाता है। उसी लीक होने के कारण बॉडी में जो चकते हैं उनका कलर आपको रेड नज़र आएगा। तो एक सिंपल सा टेस्ट ये बता रहे हैं, ये एक प्रकार का हमारा क्लिनिकल फाइंडिंग हम कर सकते हैं। और अनदर इज इस प्रकार के जो पेशेंट की हम बात करें तो उनका TLC लेवल जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है धीरे धीरे कम होती जाती है। मान लीजिए आपने फर्स्ट डे टेस्ट कराया, हो सकता है 8000 मिलें, फिर आपको 6 मिलेंगी, 4 मिलेंगी। तो वायरल डिजीज ज़्यादातर जो होती हैं या यूँ कहें डेंगू फीवर में TLC का लेवल डाउन होता है। उसमें स्पेशल यदि हम बात करें हमारी CBC में तो प्लेटलेट पे हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के जो पेशेंट्स हैं प्लेटलेट डाउन होती हैं। जनरली हमारे शरीर में जो है ब्लड में 1.5 से 4.5 लगभग 1.5 से 4.5 लाख पर क्यूबिक mm एरिया में इतनी आपको प्लेटलेट दिखाई देती हैं, लेकिन डेंगू में प्लेटलेट डाउन रहती हैं। अब ये शुरुआती सिम्टम थे। अब क्रिटिकल फेज है, ये पेशेंट के लिए बड़ा ख़तरनाक है। 3rd डे से लेकर 7th डे, 7th के बाद में जो है प्रोग्रेसिवली पेशेंट में रिकवरी होने लग जाती है। लेकिन तो 3rd डे से लेकर 7 डे की जो कंडीशन है दैट इज़ क्रिटिकल फेज। इसमें बड़ी दिक्कत होती है। यदि एक बच्चा है और उसमें यदि ऐसा होता है तो उसको ब्लीडिंग होती है, शॉक होगा, बेहोशी आएगी और प्लेटलेट डाउन होगी। और अनदर वन इज़ पैक्ड सेल जो वॉल्यूम है वो उसका बढ़ जाएगा। WBC RBCs है उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। फ्लूइड लीक होने से जो ब्लड है वो फिर धीरे धीरे गाढ़ा होता जाता है। अब फ्लूइड लीक हो रहा है दैट इज़ शॉक। शॉक का कारण है यहाँ है दैट इज़ हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो ब्लड का वॉल्यूम कम होने से बच्चा बेहोश हो जाता है। अब ब्लड यदि कम है, ब्लड सप्लाई कम है, तो आपकी जो बॉडी की अदर ऑर्गन है या जो मल्टीपल ऑर्गन है, स्पेशली किडनी है, ब्रेन है, लंग्स है, स्प्लीन है, हार्ट है, लीवर है, तो ये जो ऑर्गन है धीरे धीरे मल्टी फंक्शन डिसऑर्डर या मल्टी ऑर्गन फेलियर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो हमें ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब WHO इसके लिए क्या कहता है? मेरी डेफिनेशन जो WHO की ये कह रही है हमें, एक्यूट फेब्रिल इलनेस हो किसी भी पेशेंट में
दो या दो से अधिक सिम्टम और हों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ फॉलोइंग जो सिम्टम उनमें से दो सिम्टम, कोई भी एनी वन टू सिम्टम यदि साथ में हैं तो वो डेंगू कहलाएगा एक्यूट फेब्राइल इलनेस के साथ में। फर्स्ट इज़ हेडेक, और हेडेक में भी दैट इज़ रेट्रो ऑर्बिटल, आँखों के पीछे, हेड में भी जो है आँखों के पीछे यदि पेशेंट को कंप्लेंट करता है दैट इज़ रेट्रो ऑर्बिटल पेन। अनदर इज़ मायल्जिया, बॉडी की जो मसल्स हैं उनमें जो है पेन होने के चांसेस रहते हैं। आर्थ्रैल्जिया, जॉइंट्स जो पेन हैं आपके अलग अलग जॉइंट्स में पेन आपको देखने को मिलेगा। और देन इज़ रेसेस। ये 4-5 सिम्टम हैं, इन 4-5 सिम्टम में कोई भी यदि दो सिम्टम एक्यूट फेब्राइल इलनेस के साथ में मिलते हैं तो दैट इज़ डेंगू फीवर। अब एक अलग कंडीशन और आपको मिलेगी दैट इज़ हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन। कुछ डेंगू में आपको ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी, दैट इज़ हेमरेजिक डेंगू। उसके क्या मैनिफेस्टेशंस है? फर्स्ट इज़ ल्यूकोपिनिया, दैट मीन्स ल्यूकोसाइट्स का लेवल है वो काफ़ी कम मिलेगा। जब ल्यूकोसाइट्स भी कम हैं, डब्ल्यूबीसी या आरबीसी ज़्यादा रप्चर हो रही हैं तो लीवर और स्प्लीन पे लोड बढ़ जाता है। लीवर पे लोड बढ़ने से पेशेंट में हिपेटोमेगेली कॉमन दिखाई देता है। तो हेमरेजिक डेंगू में आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दैट फर्स्ट इज़ ल्यूकोपिनिया एंड सेकंड इज़ हिपेटोमेगेली। और जब हम बात कर रहे थे कि क्रिटिकल फेज है 2 to 7 डेज, उसके बाद में जो आता है दैट इज़ रिकवरी फेज। रिकवरी फेज जो है 34 आवर्स से लेकर 48 आवर्स की होती है। लगभग 3 से 4 दिन में पेशेंट रिकवर होता है। रिकवर एक साथ नहीं होता है, ग्रेजुअल उसमें धीरे धीरे सुधार होता है। बॉडी में जो फ्लूइड की जो कमी है वो फ्लूइड उसमें इकट्ठा होता जाता है। इम्प्रूवमेंट जो है जनरली सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। पेशेंट में आपको रेसेस दिखाई देंगे, रेड रेसेस दिखेंगे। और पेशेंट में जब ये रेसेस आएंगे, फ्लूइड लीक होगा तो ईचिंग देखने को मिलेगी। ब्रेडिगार्डिया मिलेगा, दैट मीन्स लैक ऑफ पल्स। टीएलसी जो है धीरे धीरे शुरुआती अवस्था में बढ़ेंगी। प्लेटलेट हैं वो धीरे धीरे पेशेंट में बढ़ेंगी, दैट इज़ रिकवरी। रिकवरी फेज में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेबोरेटरी के लिए यदि फाइंडिंग की हम बात करें तो जो टीएलसी जो आपका लेवल है धीरे धीरे डाउन होता है। प्लेटलेट जो काउंट हैं वो आपको कम मिलेंगी। हेमेटोक्रेट्स का लेवल आपको बढ़ावा मिलेगा। यदि आपको कंफर्मेशन होना है कि ये डेंगू है तो पीसीआर के लिए आपको जाना पड़ेगा। NS1 एंटीजन आपको टेस्ट करवाना है। और एंटीबॉडीज आपको देखनी है, एंटीबॉडी टेस्ट आल्सो होता है, दैट इज़ IgM IgG डिटेक्शन करना है आपको। तो उनसे कंफर्मेशन हो जाओगे आपको ये दैट इज़ डेंगू। WHO का जो लैब का क्राइटेरिया है उसके लिए यदि हम बात करें तो आपके पास कोई प्रोबेबल केस आता है तो सबसे पहले उसमें क्लिनिकल फीचर है कि नहीं है, दैट इज़ क्लिनिकल फीचर प्लस सपोर्टिव सीरोलॉजी आपको करवानी है। HI टाइटर करवाना है। HI इज हीमोग्लोबिन जो है आपका एग्लूटिनेशन, इस प्रकार की जो कंडीशंस है उसमें आपको देखना है। IgG एलिसा के माध्यम से करना है। IgM आपको चेक करना है, ये भी WHO के क्राइटेरिया में आता है। और पेशेंट की लोकेशन क्या है और जो टाइमिंग क्या है, कई बार हमें देखने को मिलता है जैसे हमारे महानगर हैं, दिल्ली जैसी स्थिति है तो दिल्ली में जब डेंगू फैलता है तो एक साथ होता है, पर्टिकुलर एक एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उस स्थिति में उस एरिया में प्रॉपर फॉगिंग करनी चाहिए हमें। आइसोलेशन भी हम कर सकते हैं ब्लड से उस वायरस का, ऑटोप्सी करके। यदि किसी पेशेंट की डेथ हो चुकी है तो ऑटोप्सी करना है। यदि जीवित अवस्था में तो हम सीरम में से जो है उसका वायरस का आइसोलेशन करते हैं। और जो उसका एंटीजन है उसको हमें पहचानना है। CSF में से भी आप ले सकते हैं। और जो हमारे पास PCR है उसके द्वारा हम डिटेक्ट करते हैं, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके द्वारा हम करते हैं। नाउ इज़ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ऐसे कौन सी डिजीज़ हैं जिनमें डेंगू जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे, दैट इज़ हेमरेजिक फीवर भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। तो चिकनगुनिया में जो कंप्लेंट रहती है पेशेंट की फीवर विथ जॉइंट्स पेन, मलेरिया में भी फीवर रहता है, हाई ग्रेड फीवर रहता है। तो ये जो डिजीज़ हैं आपको इसके साथ डेंगू के साथ कन्फ्यूज़ कर सकती हैं, तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। इनको हमें लेबोरेटरी और क्लिनिकल फाइंडिंग से अलग करना चाहिए। अब बात आती है मैनेजमेंट की कि हम डेंगू का मैनेजमेंट कैसे करें। तो कोई डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, अभी तक कोई ऐसा वैक्सीन या प्रॉपर ट्रीटमेंट खोजा नहीं गया है। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू जो सिम्टम हैं, फर्स्ट इज एनाल्जेसिस आपको देखने हैं, एंटीपायरेटिक देनी है। लेकिन कभी भी हमें ध्यान रखना है जो प्लेटलेट को डाउन करने वाली मेडिसिन है वो कभी नहीं दें। उसमें स्पेशल जो है आपकी एस्पिरिन होती है, एस्पिरिन जो है जनरली प्लेटलेट को डाउन करती है। तो जो पेन किलर हैं या जो एंटीपायरेटिक यूज़ कर रहे हैं उसमें एस्पिरिन का इस्तेमाल नहीं करें। तो जब भी आपको फीवर और बॉडी एक हो तो पैरासीटामोल लें। NSAID का इस्तेमाल कम से कम करें। और मेंटेन हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के कई तरह के, आप IV फ्लूइड ले सकते हो और रस भी ले सकते हो, किसी भी माध्यम से आपको बॉडी में फ्लूइड का मेंटेन करना है। नारियल पानी भी लिया जा सकता है। डेंगू में यदि
कुछ आपको वार्निंग साइन मिलते हैं कि दैट इज़ हेमरेजिक डेंगू, दैट इज़ सीवियरनेस। तब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आईवी फ्लूइड मेंटेन करना है, आरएल या एनएस आपको देना है। 7 ml पर केजी के स्टार से आपको स्टार्ट करना है पहले आवर में, और धीरे धीरे डोज कम करते जाना है। 5 ml पर केजी और देना है, उसके बाद में 3 ml पर के। यदि पेशेंट का सुधार हो रहा है तो डोज कम करते जाएंगे, यदि सुधार नहीं होता है तो डोज हम बढ़ा देते हैं, 10 कर देते हैं, 10 ml पर केजी स्टार्ट करते हैं। फिर भी यदि सुधार नहीं होता तो 15 ml पर केजी हम फ्लूइड बच्चों को या बड़ों को दिया जाता है। यदि फिर भी सुधार नहीं होता तो फिर हम डायरेक्ट प्लाज्मा या जो कोलोइडल प्लाज्मा है उस पे जाते हैं, तो प्लाज्मा का इन्फ्यूजन किया जाता है, कोलोइड का किया जाता है। और यदि प्लेटलेट डाउन है तो प्लेटलेट भी पेशेंट में चढ़ाई जाती हैं। प्रिवेंशन कैसे करें हम? तो प्रिवेंशन जो है उसका जो पॉजिटिव एजेंट है या वेक्टर है, जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो से हम कैसे बचें, उसके लार्वा हमको कैसे नष्ट करें, ये हमें पता होना चाहिए। तो जो उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में आपको फॉगिंग करनी है। फॉगिंग जो है मैलाथियोन एक केमिकल होता है, उसके माध्यम से करना है। जहाँ पे एपिडेमिक एरिया है, जहाँ पे पर्टिकुलर बार बार डेंगू रिपीटेड होता है, उस एरिया में आपको प्रॉपर फॉगिंग करनी चाहिए। और कुछ मछलियाँ या मीजोसाइक्लोप्स, सेलफिश जो मछलियाँ हैं उनको पानी में छोड़ना चाहिए, जहाँ पे ये लार्वा डेवलप होते हैं तो उनके लार्वा को ये खा जाती है। तो ये आपको देखना है प्रिवेंशन के तौर पे। अब बात आती है कि यदि हेमरेजिक डेंगू है तो उसका थोड़ा सा मैनेजमेंट थोड़ा अलग है, आपको घर पे ट्रीट करना है थोड़ा सा मुश्किल है। इस प्रकार के पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज़ करना है, मॉनिटर करना है। मॉनिटर शॉक के लिए करना है। बच्चा क्या हो सकता है, बेहोश हो सकता है ड्यू टू हाइपोवोलेमिक शॉक, तो शॉक का प्रॉपर मैनेजमेंट रखना है। बच्चा कॉन्शियस है या कॉन्शियस नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। हीमेटोक्रेट मेजर करना है, सीबीसी मेजर करना है। रिपीटेड जो प्लेटलेट हैं उनका आपको टेस्ट करवाते रहना है। आईवी फ्लूइड आपको मेंटेन रखना है, इसमें सुधार होता है या नहीं होता उसके अकॉर्डिंग। तो सुधार हो रहा है तो हम डोज़ कम करते जाते हैं, सुधार नहीं होता तो डोज़ हम बढ़ाते जाते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन या प्लाज्मा हम देते हैं। तो ये तो बात थी मॉडर्न साइंस की। यदि आयुर्वेद की हम बात करें तो आयुर्वेद का जो मैनेजमेंट है स्पेशल, वहाँ पे भी फ्लूइड का ध्यान रखा जाता है। हमारे जो बेया विलेपी यूज़ है, इस तरह के आपको हल्की लघुआहार देने हैं ज्वर में, लंगन का फॉलो करना है। और जो गिलोय घनवटी है, गिलोय क्वाथ है, इस तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं। संजीवनी वटी है, गोदंती है, ये अमृता सत्व है, अमृता रेस्ट है, इस प्रकार की मेडिसिन का आप प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू आज के लिए।